देखो सम नंबर क्या बोल रहा है, सम नंबर 25 ईयर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है 1/1/2014 को मिस्टर ए एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम मिस्टर बी ऑन हायर परचेज जिसका वैल्यू कितना है 6 लाख रुपया, पेएबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 लाख ईच। और ये जो वैल्यूड बोल रहा है मतलब कॉस्ट बोल रहा है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो इंटरेस्ट अलग से चार्ज होगा 6% करके। मिस्टर ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट कुड नॉट पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट। मिस्टर बी टुक बैक द मशीनरी हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज 4 लाख। देखो पूरा नहीं लेके गए, 6 लाख का मशीन था, उसमें से 4 लाख का पार्ट उठा के ले गए, मतलब पार्शियल रिपोजिशन है। ठीक है, कितना में ले गया वो मशीन? 2,25,000 में। अरे बस सर, ये तो जिंदगी आसान कर दी, बस कैलकुलेशन खत्म कर दिया ना आपके लिए। ठीक है, बढ़िया। मिस्टर ए पेड ऑल द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द ड्यू डेट ऑफ सरेंडर ऑफ द फुल अमाउंटिंग में, बाकी इंटरेस्ट वो पेमेंट कर दिया था। मिस्टर ए रिटर्न ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDB मेथड में डिप्री करता है मिस्टर ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा सर, मशीन अकाउंट में आएगा, मशीन खरीदा है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, तो ये देखो मशीन अकाउंट में 2B लिखा 6 लाख मशीन खरीदने का वैल्यू कॉस्ट, और बी अकाउंट में लिखा बाई मशीन 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे कैश प्राइस आता है, कैश प्राइस गिवन है तो हमको वो वर्किंग भी नहीं करना पड़ा। चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा? अच्छा सर, ये लोग कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है वो नहीं लिखा, जनवरी टू दिसंबर कि अप्रैल टू मार्च? जनवरी टू दिसंबर। कहाँ लिखा है? नहीं, 1 जनवरी है तो। बेटा वो जनवरी थोड़ी ना था, 1 जनवरी को लिया है तो क्या हुआ, उस साल 3 महीना भी इंटरेस्ट है, वो हो सकता था डिप्री, बट बोला नहीं है, इसलिए 1 जनवरी ही मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, 1 जनवरी मान के चल रहा है। तो ईयर एंडिंग कब आएगा? 31 दिसंबर। उस दिन क्या होगा? बाय डिप्रिसिएशन 6 लाख का 10%, पहला साल में तो मेथड से फर्क नहीं पड़ता, WDB स्ट्रेट लाइन में 6 लाख पे ही होगा वो तो सर 6 लाख का 10% 60,000। तो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस बचा 5,40,000, उसको टू बैलेंस BD कर दिए 1/1/2015 को। और वही बी अकाउंट में क्या किए सर, 6 लाख देना है, डाउन पेमेंट कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, मतलब पूरा साल 6 लाख पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 6 लाख का 6% 36,000 ब्याज। तो सर 31 दिसंबर जब आया तो पहला EMI पेमेंट किए टू बैंक, B2 बैंक 2,36,000, क्योंकि 2 लाख EMI का और 36,000 इंटरेस्ट का। अभी भी बैलेंस देना बच गया 4 लाख, तो उसको अगला दिन 1/1/2015 के दिन 4 लाख बैलेंस BD कर दिए। पहला साल खत्म, पहला साल में नो टेंशन। चलो ठीक है, सेकेंड ईयर में आगे सर प्रॉब्लम हो गया, वहीं वो EMI फेल किया, सेकेंड EMI फेल कर गया, वो बोला खाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे पाया एंड कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड EMI वो फेल किया सर, उस दिन ही सारा झमेला। लेकिन ये बात पता कब चलेगा कि EMI फेल किया? ईयर एंड में जाके, तो पूरा डिप्री और पूरा इंटरेस्ट तो लगेगा ही। तो देख लो सेकेंड ईयर में भी, अच्छा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी 5,40,000 पे डिप्री होगा, और स्ट्रेट लाइन होता तो फिर से 6 लाख का 10% हो जाता। ठीक है सर, तो ये बाय डिप्रिसिएशन पहले तो 54,000 लिख दिए। अभी ये फिगर्स को एक बार लिखने से रुक जाइए, तुरंत पहले क्या कीजिए, बी अकाउंट क्लोज कर लीजिए पहले। तो बी को भी 4 लाख देना था, पूरे साल का ब्याज तो गिनना तो पड़ेगा ही, दिए नहीं वो अलग बात है, बट इंटरेस्ट ड्यू तो हो ही गया, क्योंकि पूरा साल के बाद पता चला कि पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो पूरा साल का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो 4 लाख का 6% 24,000। अब EMI देने का टाइम आया और वही फेल हुआ, लेकिन वहां पे एक बात बोला था कि वो इंटरेस्ट पे कर दिया, खाली मेन EMI फेल की है। देखो बोला ना, मिस्टर ए पेड ऑल इंटरेस्ट ड्यू टू द डेट ऑफ सरेंडर, जिस दिन सरेंडर के उस दिन इंटरेस्ट जितना बाकी था वो दे दिया, मतलब ये 24,000 दे दिया वो। ठीक बात, तो देखो 31 दिसंबर को 24,000 दे दिया वो टू बैंक। कितना दाम का एसेट मान के उठा के ले गया वो लोग? 2,25,000। बोला था ना, वो एसेट को 4 लाख कॉस्टिंग का एसेट उठा के ले गया 2,25,000 बोल के। ठीक सर, तो 2,25,000 का मशीन ले गया वो, बाकी बैलेंस CD बच गया।
ठीक है, हम क्या करेंगे, तुरंत ये 2,25,000 ले आके एसेट अकाउंट में यहाँ बाई बी लिख देंगे। अब हमको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। सर 4 लाख का एसेट था, पहला साल तो कोई गड़बड़ी नहीं हुआ था, पहला साल का 10% 40,000, 6 लाख का एसेट था। हाँ, लेकिन उसमें से 4 लाख का उठा के लेके गए ना। ओ अच्छा, हाँ 4 लाख का उठा के 4 लाख का मशीन उठा के लेके गए, तो मेरे बुक्स में उसका उठा के लेके जाने के दिन वैल्यू कितना है वो जाने बिना हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। वो उठा के ले गया 2,25,000 में, बट जिस दिन उठा के ले गया उस दिन मेरे बुक्स के हिसाब से उसका वैल्यू कितना है। सर 2 साल का डिप्री माइनस कर लीजिए, तो 4 लाख में 40 गया, बचा 360। 360 का फिर 10% डिप्री सेकेंड ईयर भी 36,000, 330, 324। सर 3,24,000 का एसेट कितना में उठा के ले गया, 2,25,000 में। लॉस में ले गया, मेरे को लॉस लगा ना बेटा, मेरे बुक्स में उसका 3,24,000 वैल्यू है, बट सामने वाला जो उठा के लेके गया वो उसको 2,25,000 ही मान रहा है, तो मेरे को 99,000 का लॉस है। तो ये देखो लॉ बाई पीएल 99,000 लिखा, बाकी जो बच गया वो जो बैलेंस बचा हुआ एसेट है उसका बैलेंस शीट है। तो 5,40,000 हम डेबिट में लिखे हैं सेकंड ईयर में, उसमें से माइनस कर देंगे 54,000, 2,25,000 और 99,000, तो बैलेंस शीट बच गया वो रिमेनिंग एसेट का वैल्यू जो अभी भी मेरे पास पड़ा है। चेक करना चाहोगे, ये रिमेनिंग एसेट का वैल्यू इतना ही आना चाहिए था। बेटा टोटल कितना का एसेट था, 6 लाख, उसमें से 4 लाख का गया, मतलब बच गया 2 लाख का। तो 2 लाख का पहला ईयर का डिप्रिसिएशन 20,000, तो बचा 180, 180 का सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन 18,000, तो बचा ना 162। देख लो ऑटोमेटिक वही फिगर आया, समझ में आया बात। तो ये था आपका एक सम, वार्म अप कर लिए सर हम लोग। चलो नेक्स्ट एक और सम देखते हैं फटाक से। ये भी 2018 में 2 सम आया है, मतलब कुल मिला के 15 नंबर का पेपर आया इस चैप्टर से। एक सम 10 नंबर का, एक सम 5 नंबर का, ऐसे देते हैं लोग। चलो यहाँ पे क्या दिया, सनशाइन लिमिटेड सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर द कॉस्ट। सनशाइन लिमिटेड क्या करता है, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके हायर परचेज पे सामान देता है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 2018, ये 31 मार्च 2018 बोला, मतलब अप्रैल टू मार्च फॉलो करता है कंपनी। बोला हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बनाओ, हायर परचेज डेट। अच्छा ये मेथड तुम सिखाया ही नहीं, ओहो ये मेथड तो बाकी रहेगी। ठीक है यहीं से समझा देते हैं। एचपी डेटर मेथड, एचपी डेटर मेथड है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल अकाउंट बनेगा, ज्यादा ड्रामा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ठीक से समझ लो पहले, फिर सॉल्यूशन समझा देगा 2 मिनट में। बोल रहा सनशाइन लिमिटेड सप्लाई किया गुड्स, कॉस्ट प्लस 25% लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको बनाना क्या है, एचपी स्टॉक अकाउंट बनाना है, एचपी डेटर अकाउंट बनाना है और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपको बोल रहा है स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज, ओपनिंग में कितना माल मेरा गया हुआ हायर परचेज बेसिस पे 72,000 और एंडिंग में 57,600। क्योंकि बेटा स्टॉक अकाउंट बनाना है ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए होगा। यहाँ पे ना बेटा एक बात समझना, हायर परचेज बेसिस को ना ये लोग पूरा ट्रेडिंग पीएल या स्टॉक की तरह ले रहे हैं। अब एक वर्ड सुनना, हायर परचेज स्टॉक किसको बोलते हैं, हायर परचेज डेटर किसको बोलते हैं। मेरा बात अच्छे से सुनना, ये लाइन समझ जाओगे, ये पार्ट खत्म, और ज्यादा वो ड्रामा नहीं है इस पार्ट में। एचपी स्टॉक किसको बोलते हैं और एचपी डेटर किसको बोलते हैं, जो ईएमआई ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है उसको डेटर बोलते हैं, और जो ईएमआई जब तक ड्यू नहीं हुआ है वो एचपी स्टॉक कहलाता है। हम एक एग्जांपल देते हैं, हम आपको 2018 में सामान बेचा, मान लो हम आपको 4 ईएमआई पे सामान बेचा, 5 ईएमआई पे, तो अब 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 से पेमेंट करोगे। अभी मान लो हम 2020 पे खड़ा है, हम 2020 के लिए अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है,
मान लो 18 और 19 का EMI हमको मिल चुका है, बट 20 का EMI अब तक मिला नहीं है, लेकिन 20 का एंडिंग आ गया। तो जो EMI मिला नहीं है लेकिन ड्यू तो हो गया ना, उसको डेटर बोलते हैं। और ये दोनों EMI तब तक ड्यू नहीं हुआ ना 21 और 22 का, इन दोनों को बोलते हैं HP स्टॉक। तो जो EMI ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, वो HP डेटर कहलाता है। और जो EMI आने वाले सालों का अब तक ड्यू हुआ ही नहीं है, अभी तक उनका पेमेंट डेट आया ही नहीं है, उन EMI को क्या बोल के लिख के रखते हैं? HP स्टॉक। ठीक बात? तो देखो आपको यही बता रहा है कि हायर परचेज स्टॉक का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 72। दैट मीन्स ये बोल रहा है साल के बिगिनिंग में ये EMI ड्यू हो चुका था लेकिन मिला नहीं, और साल के एंडिंग में ये EMI ड्यू हो चुका है लेकिन अब तक मिला नहीं। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू मतलब सर ये दोनों EMI अब तक ड्यू नहीं हुआ, 72 और 57,600। HP स्टॉक है ना, अब तक ड्यू नहीं हुआ, और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो चुका है, मतलब ये डेटर है। साल के स्टार्टिंग में एक 7,000 का EMI ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं है, साल के एंडिंग में 11,000 का EMI ड्यू हो चुका है, मिला नहीं है। और हम कितने रुपए का सामान इस बार उठा के ले आए? एक इंस्टॉलमेंट अनपेड था 1,000, हम उसको 500 रुपया का गुड्स मान के उठा के ले आए। और इंस्टॉलमेंट रियलाइज इस साल कितना इंस्टॉलमेंट मिला है? 1,14,600। क्वेश्चन में डेटा क्लियर है? ये 72,000 और 57,600 है HP स्टॉक, ये 7,000 और 11,000 है HP डेटर, ये 1,000 का एक सामान है जिसको हम 500 रुपया का मान के उठा के ले आए, गुड्स रिपोजेस्ड, और ये 1,14,600 EMI रियलाइज हो चुका। बस इतना ही डेटा आपको देगा जो आपके काम का है। आपको बनाने क्या क्या बोला है बेटा? HP स्टॉक अकाउंट, HP डेटर अकाउंट और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एडजस्टमेंट अकाउंट का बात 2 मिनट के बाद करेंगे, ठीक है? बात अब आते हैं पुटिंग के ऊपर। सबसे पहले HP स्टॉक बनाना सीखते हैं सर, ठीक है? बेटा एक चीज सोचो, यहाँ पे क्या बोला है? ये IP वैल्यू पे गुड्स भेज रहे हैं ना, 25% ओवर द कॉस्ट, और यहाँ पे ये जो स्टॉक बताया वो कहाँ बताया? एट कॉस्ट। हमको इसको पहले IP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी याद करो IP फिगर्स गिवन होते हैं, हम उनको IP वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो, अगर 72,000 पे कॉस्ट है मेरा और कॉस्ट पे 25% ऐड करता है, तो 72,000 पे 25% निकाल के ऐड कर लो, 90,000 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक हुआ। टू बैलेंस BD। स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है? स्टॉक बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह एकदम। तो ठीक है, 90,000 आ गया, ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस भी वैसे ही निकाल लो। क्लोजिंग बैलेंस भी तुमको 57,600 दिया है, इंटू 25/100, 72,000। तो ये देख लो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा 72,000, ठीक है? बाय बैलेंस CD, दोनों अमाउंट क्लियर? हाँ। इस बार कितना सामान हायर परचेज पे बेचे वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो सर इधर में क्या निकलेगा? जितना HP डेटर है, इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड मतलब यानी HP सेल्स, ये निकलेगा तुम्हारा HP डेटर अकाउंट से। तो एक पे गौर करना आराम से। सर यहाँ पे 2 फिगर अब गायब है। इस बार कितना माल बिका वो आएगा क्रेडिट साइड में, स्टॉक अकाउंट कम होगा ना उससे, और जितना इस बार नया हायर परचेज बेसिस पे हम दिए हैं वो हो गया डेबिट साइड का फिगर। तो HP स्टॉक अकाउंट से वही बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। इस बार नया माल कितना हायर परचेज बेसिस पे गया, अच्छा, और कितना डेटर से पैसा रियलाइज हो गया वो निकलेगा HP डेटर अकाउंट की मदद से। बस यही 2 अकाउंट ठीक से बनाना सीखना। चलिए सर डेटर अकाउंट बनाते हैं। पहले हम पहला काम क्या किया? हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को IP वैल्यू पे लिख लिया। यहाँ तक कोई चाप नहीं? नहीं। चलो ठीक है, अब तुरंत आ जाओगे डेटर अकाउंट पे, और वो ओपनिंग डेटर 7,000 था, लिख लिए। क्लोजिंग डेटर 11,000 था, ये देखो 7 और 11,000, 7,000 1/4/2017 को, और 31/12 को 11,000 इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। इसी को तो हम डेटर बताया था कि इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, तो ये 7 और 11,000 हम लिख लिया, ठीक है?
इस बार कितना रुपया मिल गया डेटर से? 1,14,600। तो वो लिख लिया क्रेडिट साइड में। डेटर से पैसा मिलता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। डेटर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। डेटर बढ़ा ओपनिंग से 7,000, पैसा मिल गया डेटर से 1,14,600, और कितना रुपया का सामान हम उठा के ले आए उससे? 1,000। तो वो 1,000 भी स्टॉक डेटर को कम कर देगा ना। डेटर 1,000 नहीं देगा। हम डेटर से 1,000 का स्टॉक उठा के ले आए, ऑब्वियस बात है ना, उसका वो पैसा नहीं देगा, मतलब डेटर रिड्यूस होगा मेरा। तो डेटर 1,000 यहाँ लिख दिए। तो सर क्रेडिट का तीनों अमाउंट आ गया, डेबिट का एक अमाउंट आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर है इस बार का हायर परचेज स्टॉक जो इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड हो गया। ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर को ले जाके मैं स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। अब मेरा निकला इस बार जो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा स्टॉक अकाउंट में 1,01,600, वो निकला इस बार का नया हायर परचेज का कितना सामान हम भेजे। तो ये दोनों अकाउंट क्लियर है। बस लास्ट अकाउंट आ जाओ, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, जिससे मेरा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए काम होता है। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं या लोडिंग को कैंसिल करने के लिए। आई रिपीट, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं लोडिंग और एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक में कितना लोडिंग था? 72,000 का ओपनिंग स्टॉक था। 19,000 आप लिखते हो, मतलब 18,000 का लोडिंग है इसमें। तो वो देखो एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट के ऑपोजिट साइड में 18,000 कैंसिल होगी। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में कितना लोडिंग था आपका? क्लोजिंग स्टॉक आपका था कितना? 57,600 का, और आप कितना पे लिखे हो? 72,000। कितने का लोडिंग हुआ? 14,400। तो ये देखो ये डेबिट साइड में कैंसिल हुआ। अरे ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हो तो उसका लोडिंग क्रेडिट में कैंसिल करोगे एडजस्टमेंट अकाउंट के। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते हो तो एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लोडिंग कैंसिल करोगे। 1,000 रुपया का सामान हम कितना का बोल के उठा के ले आया? 500 रुपया। तो मेरे को लॉस कितना हुआ? 500। तो देखो वो 500 भी यहाँ लिखा। इस बार जो हम सामान भेजे हैं, ये जो हम बैलेंसिंग में जो निकाला ना 1,01,600, ये हम इस बार का सामान भेजे, इसमें भी लोडिंग छुपा हुआ होगा। क्योंकि बेटा आप ये 90,000 हो या 72,000 इसको लोडिंग पे लिखियो, और ये तो बैलेंसिंग फिगर निकाले हो, मतलब ये ऑलरेडी लोडिंग से इम्पैक्टेड होगा। बात समझ में आया? तो 1,01,600 अगर 125% है तो उसमें 25% यानी लोडिंग कितना होगा? $20,320। हाँ, 20,320। तो ये आ गया इधर। अल्टीमेटली मेरा यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकल गया बैलेंसिंग फिगर 23,420। बात क्लियर है? तो हम लोग अगर नटशेल में बात करें, सर आप पहले एचपी डेटर अकाउंट बना लीजिए, वो आपके लिए जिंदगी में ज़्यादा आसान रहेगा। आप एचपी डेटर अकाउंट में ओपनिंग डेटर लिखिए, डेबिट में क्लोजिंग डेटर लिखिए, क्रेडिट में जितना पैसा रियलाइज हो गया वो लिखिए क्रेडिट में, और जितना का सामान आप उठा के ले आए वो भी लिखिए क्रेडिट में। तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा इस साल का नया एचपी डेटर, वो आप ले जाके लिख दीजिए स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में। अब स्टॉक का डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखिए, तो आपका जो फिगर निकल कर आएगा वो आएगा इस साल का नया कितना माल हायर परचेज बेसिस पे हम कस्टमर को दिए। अब सर ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का माल बेचा हुआ और ये क्लोजिंग स्टॉक तीनों में लोडिंग है, वो लोडिंग को आप एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में, अगर ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग है तो उसको स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग है तो उसको डेबिट में लिखिए। इस बार जो सामान भेजे वो कहाँ लिखे? स्टॉक अकाउंट में, हम डेबिट में, तो उसका लोडिंग कहाँ कैंसिल करेंगे? स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्रेडिट में। अल्टीमेटली आपका इस साल का प्रॉफिट लॉस आ जाए। कंसेप्ट क्लियर? ये है एक डेटर मेथड जो अपना छूट गया था तो अपने कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सर। 2017 के यहाँ बोल रहा था रॉयल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक फ्रॉम फ्रेंच मोटर कार लिमिटेड।
तो रॉयल ट्रांसपोर्ट 5 ट्रक खरीदा है फ्रेंच मोटर से 1 जनवरी 2013 को ऑन हायर परचेज सिस्टम। इन ईच ट्रक का कैश प्राइस गिवन है मेरे को 9,60,000। 15% ऑफ द कैश प्राइस वॉज पेबल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब डाउन पेमेंट, एंड 25% ऑफ द कैश प्राइस वॉज पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 4 years। तो पहले बात तो देखो 5 ट्रक का वैल्यू कितना हुआ, 9,60,000 इंटू 5 कितना होगा, 48 लाख। नहीं हो रहा, कुछ गलती हो रहा है। 9,60,000 इंटू 5 48 लाख। हम कर लिया था 9 लाख इंटू 5 क्या 45 लाख, और 60,000 इंटू 5 के 3 लाख और जोड़ लिया था, तो 48 लाख मेरा आ गया। 48 लाख का 15% तो हाथों हाथ डाउन पेमेंट चला जा रहा है। 7,20,000 हम डाउन पेमेंट में दे दे रहे, बाकी कितना बच गया 41,20,000, 41,80,000 आई थिंक। एक बार देखो 48 में 7 गया फिर 40,80,000 को हम 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर 10,20,000 की EMI हम पेमेंट कर, ठीक है। अब बोला मेरे बुक में 10% करके डेप्रिसिएशन करता है एनुअली, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बोला, तो स्ट्रेट लाइन में करेंगे। हाँ वही करना होगा। हायर परचेज फेल टू मेक द पेमेंट ड्यू ऑन 31/12/1994। लिया कब है? गलती कर रहे हैं, 14 होगा 294। हाँ 31/12/2014 को फेल किए बाबा, खरीदा 2013 में और EMI फेल हुआ था 1994 में। गजब है, ठीक है। तो 2014 में फेल हुआ, मतलब सेकंड EMI फेल हुआ है, क्योंकि पहला EMI 31 दिसंबर 2013 को आएगा। पहला EMI दिया है मतलब, और सेकंड EMI फेल कर गया जो 31/12/2014 को देना था। फ्रेंच मोटर क्या किया, एग्री टू लीव 2 ट्रक, वो आपके पास 2 ट्रक छोड़ने को तैयार हुआ और बाकी 3 ट्रक वो उठा के ले जाएगा। उठा के ले जाने का वैल्यू नहीं बताया, लेकिन बोला कि वो बोला 20% करके डिप्रिशिएट करेगा, और फिर जो वैल्यू आएगा वो दाम में हम उठा के लेके जाएंगे। क्वेश्चन मोटा मोटी क्लियर है। तो पहला स्टार्टिंग पुटिंग चालू करें। स्टार्टिंग पुटिंग बहुत सिंपल है सर। पहले तो 1 मिनट किसके, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो परचेजर के बिल्कुल तो एंट्री किया। अच्छा पहले फ्रेंच मोटर अकाउंट बना दिया, वही हम देख रहे हैं। एसेट अकाउंट पहले नहीं बनाया, एसेट अकाउंट नीचे बनाया। तो ठीक है, पहले तो एसेट टू फ्रेंच मोटर, तो टू फ्रेंच मोटर लिखा, 48 लाख का ट्रक खरीदा। पहला साल का डिप्रिसिएशन 10%, 4,80,000। और ये लोग WDV मेथड माने, क्योंकि देखो 43,20,000 बचा, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन 43,20,000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला नहीं है, लेकिन यार ये तो गजब बात करते हैं। बोला नहीं है, मेरे को लगता है ये मिस आउट हुआ है। ठीक है, आप एग्जाम में जो भी एक एजम्पशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन, या हम मान ले, मेरा मानना है ऑलवेज WDV मानना जब क्वेश्चन साइलेंट, हमेशा WDV ही मानना, क्योंकि वो ज्यादा रियलिस्टिक मेथड है। ठीक है अनुश्री, अनुश्री अरे मैं म्यूट हूँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं तब से बातें करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम ये बोले मेरा बात सुन क्यों नहीं रहे? मेरा बात क्लियर है अभी जो हम बोला? हाँ ठीक है, तो WDV मेथड पे डिप्री मानेंगे। तो सर पहला ईयर हो गया 48 लाख, पहला ईयर हो गया डिप्रिसिएशन 4,80,000, तो बचा 43,20,000। तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 4320 लिखा, फिर सेकंड ईयर में फिर 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अब सर ये 3 फिगर लिखने के लिए आप एक बार रुक जाइए। तो ये 3 के लिए आपको पहले फ्रेंच मोटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। 48 लाख देना था,
हाँ। 15% तुरंत डाउन पेमेंट दे दिया तो 7,20,000 दे दिया। हाँ। अच्छा, अपना एक गलती हुआ बेटा, अपने वो 10,20,000 जो निकाले थे ना, वो हाँ। रॉन्ग लॉजिक हो गया। ये लोग क्या बोला, लाइन ठीक से गौर करो। बोल रहा है 15% कैश प्राइस का ही देगा डाउन पेमेंट और 25% भी बोल रहा है कैश प्राइस का ही, मतलब 48 लाख का 25% करके 4 EMI, 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख। 36। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ 36 नहीं बेटा, क्या 36, कहाँ से निकाले 36? अरे नहीं मैं 12 को जोड़ रही थी। नहीं, तो आपका 48 लाख जो पेमेंट करना है ना, उसका 15% तो आप डाउन पेमेंट दे दिए, 48 लाख का 15% ऑफ द कैश प्राइस, और कैश प्राइस तो आप ही 48 लाख निकाले हो। हाँ। और फिर बोल रहा है डाउन पेमेंट, ये EMI भी 48 लाख का ही 25, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया ऑलरेडी। इसीलिए हाँ। देखो पूरा चैप्टर में इंटरेस्ट का कोई फिगर ही नहीं बोला। 12 लाख कर दिया तुमने। हाँ, तो 12 48 लाख ये हो गया और 7,20,000 का आप डाउन पेमेंट दे दिए, हाँ। तो 48 लाख और 7,20,000 कितना होता है? 48 लाख और 7 लाख 56,20,000। 56 लाख कुछ। हाँ, यानी आपको 48 लाख का ट्रक 56,20,000 का पड़ा। हाँ। बस यही तो कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है सर, तो बढ़िया बात किया ये लोग। तो पहला डाउन पेमेंट किया 7,20,000 का लिख लिए, पहला EMI भी दे दिया था, वहां तो फेल नहीं हुआ। नहीं। हाँ, लेकिन अब सर यहाँ एक पंगा फंस गया, हमको हर साल का इंटरेस्ट कैसे निकालना होगा। तो यहाँ पे वो माइनस कर दिया। ये देखो इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है, वो लोग निकाला है, आपने निकाले ना 55,20,000 आएगा बेटा। 48 लाख प्लस 7,20,000 55,20,000। हाँ 55/20 हाँ, उसमें से 48 लाख ट्रक का दाम है, तो बाकी 7,20,000 इंटरेस्ट है। हाँ। अब उस 7,20,000 को क्या किया ये लोग, वो याद करो कितना EMI ड्यू, उसका वेटेज में तोड़ते थे ना, एक मेथड सीखे थे कैलकुलेशन का। हाँ। ये जो इंटरेस्ट है 7 लाख, हाँ, तो 4, 3, 2, 1 के रेशियो में इसको तोड़ लिया। तो पहला साल का इंटरेस्ट बना 2,88,000, दूसरा साल का 2,16,000, तीसरा साल का 144, चौथा साल का 720। अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप जो मेरा वो कैलकुलेशन वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें एक मेथड हम बताया कि कितना बैलेंस ड्यू बचता है, उस रेशियो में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहला बैलेंस कितना बच रहा है, 48 लाख देना है, क्योंकि देखो 55,20,000 देना था, उसमें से डाउन पेमेंट 7,20,000 दे दिया। तो जब पहला EMI देने का डेट आ रहा है तब कितना देना बाकी है, 48 लाख। दूसरा EMI देने का डेट आएगा तब 36 लाख देना बाकी होगा, क्योंकि 12 लाख करके पे कर रहा है। तीसरा EMI जब देने का डेट आएगा तो 24 लाख बाकी होगा, और चौथा EMI देने का डेट आएगा तब 12 लाख बाकी होगा। तो 48:36:24:12, यानी 4:2:1 ये रेशियो बना। तो ये 7,20,000 जो इंटरेस्ट बनता है तुम्हारा, ये जो 7,20,000 जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दी। तो ये मेरा एक मेथड बताया हुआ, वहाँ पे गौर करना, ठीक है। तो पहला साल का इंटरेस्ट 288, दूसरा साल का 216, तीसरा साल का 144, चौथा साल का 72। देखो पहला इंटरेस्ट, अब ये जो फ्रेंच मोटर अकाउंट बनाया तो पहला इंटरेस्ट 288 देना है, डाउन पेमेंट दिया 720 और पहला EMI दिया 12 लाख, तो आपका देना बच गया 31,68,000। ठीक है, चलो ये 31,68 सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में देना है। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाले थे 2,16,000, वो लिख लिए। ये मेथड कब फॉलो करेंगे सर, जब इंटरेस्ट का रेट गायब हो, जब रेट नहीं दिया रहा। हाँ, तब ये कितना कितना EMI देना बाकी है हर ईयर के एंड में उसके रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। हाँ। तो ठीक है सर, अब आता है प्रॉब्लम, क्योंकि सर यहाँ पे आप फेल कर गए। अब वो जो एसेट उठा के ले गया वो उसका कितना दाम माना है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में वही गिवन था 2,25,000 हाँ। कि कितना में उठा के ले गया, ट्रक का कितना वैल्यू माना। तो पिछला क्वेश्चन में था ना 4 लाख का एसेट का 2,25,000 माना, हाँ। बड़ी इस क्वेश्चन में वो गायब है। सर कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे बड़ा आसानी से। वो बोल रहा है वो 20% करके डिप्रिशिएट करेगा। तो ये देखो अच्छा ठीक है, चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सर 20% 2 ट्रक उठा के ले गया, एक ट्रक का दाम कितना है, कैश प्राइस, कैश प्राइस
एक ट्रक का दाम है 9,60,000, तो दो ट्रक छोड़ा है, 3 ट्रक उठा के ले गया। तो जो 3 ट्रक उठा के ले गया उनका वैल्यू वो कितना माना है? 28,80,000। 3 ट्रक का 9,60,000 इंटू 3 हाँ कितना आया? 28,80,000। हाँ 28,80,000 का ट्रक है। अब उसका 2 साल का डिप्री करेंगे। यहाँ पे डिप्री का मेथड बोला नहीं है, ये क्या है? मेरे को क्या लग रहा है मालूम है, इस क्वेश्चन में गायब हुआ इन्फॉर्मेशन कि जो कंपनी डिप्रिशिएट चार्ज कर रहा है 10% WDV पे, और जितना हमको याद है, किसी को ये सम सॉल्व करवाया था तो वहां तक जो कंपनी उठा के ले जा रहे हैं वो बोल रहे हैं 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बार निकाल के देख लो, या फिर नहीं होगा तो 20% WDV करेंगे। इस क्वेश्चन को छापते टाइम गलती हुआ है, ईयर पेपर में गड़बड़ नहीं था, ईयर पेपर में ठीक ही आया था, वहाँ पे मेंशन था। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग करते हैं। तो सर 3 ट्रक का वैल्यू कितना हुआ, कितना निकाले थे अभी आप लोग? 28,80,000। तो 28,80,000 3 ट्रक का दाम है। पहला साल 20% डिप्रिसिएशन कितना होगा? 23,04,000। डिप्रिसिएशन निकालिए ना आप। हाँ 23,0 क्या बोल रहे हो? कैसे कैलकुलेटर चलाते हो बेटा? 28,80,000 का 20% निकालना है। हम माइनस करके डायरेक्ट निकाल लिया। हाँ तो माइनस करके जो निकाले वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 23,04,000। 23,04,000। हाँ फिर इसका 20% डिप्री निकालो। मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन है। एक बार और कितना डिप्री आया था? $5,76,000। पहला डिप्री 5,76,000 आया था ना। हाँ 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 तो दूसरा भी एक बार वही मानो, मतलब स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। कितना वैल्यू आ रहा है? 17,28,000। 17,28,000। हाँ देखते हैं यही वैल्यू लिखा है क्या ट्रक उठा के लेके जाने। हाँ ये देखो, मतलब ये लोग माना है कि जो एसेट खरीदा है वो WDV मेथड फॉलो कर रहा है, और जो बेचा है वो SLM मान के चल रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन में अज्यूम किया है, तुम्हारे एग्जाम में तुमको गिवन होगा क्योंकि यहाँ पे छपने में कुछ एरर हो। तो ये ट्रक उठा के ले गया 1728 में, तो बाकी बचा हुआ ट्रक का वैल्यू अपने यहाँ बैलेंस शीट निकल गया। तो फ्रेंच मोटर अकाउंट बंद। हाँ अब ये 1728 को क्या करेंगे? सर ले जाके आप लिख दीजिए एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हाँ आपके हिसाब से ये 3 ट्रक का वैल्यू कितना आएगा? लेकिन हाँ 28,80,000 है। आप 10% WDV फॉलो कर रहे हो। पहला साल आएगा 288,000। हाँ कितना वैल्यू बचेगा? कितना 10%। 25,92,000। 25,92,000। सेकेंड ईयर में करो 10%। 23,32,800। ये तुम्हारे हिसाब से एसेट का वैल्यू होना चाहिए। हाँ कंपनी कितना वैल्यू मान रहा है? लेकिन 17,28,000। तो तुमको कितना का लॉस हो रहा है? 6,04,800। ऊपर ये देखो 6,04,800 का PL, बाकी बच गया वो बचा हुआ एसेट का वैल्यू। तो ये है ये पार्ट। तो आपको हम 2 सम करा लिया, जहाँ पे एक जगह वैल्यू गिवन होता है, एक जगह वैल्यू गायब होता है, तो क्या करते हो? ठीक है। ये भी दोबारा देखो, यही है ये चैप्टर। ये चैप्टर आपको इसमें 3 टाइप का वैरायटी का सम बनेगा। एक जहाँ ट्रक रिपोजेस किया होली, जहाँ ट्रक रिपोजेस किया पार्शियली, या फिर जो HP डेटर और वो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट वाला था।
ठीक है, हाँ तो ये है ये चैप्टर।